इसीलिए बोलते हैं इसके 5 के 5 आविष्कार विफल हो गए थे, जिसके कारण इसको इतिहास का सबसे पागल सुल्तान कहा जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक अपना तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल है और सबसे छोटा शासनकाल खिलजी वंश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम है गाजी मलिक। ये वही गाजी मलिक है जिसने खिलजी वंश के लास्ट शासक को मार के अपने वंश की स्थापना की थी। इसको दिल्ली का प्रथम सुल्तान कहा जाता है, जिसने नहरों का निर्माण करवाया। और नहरों का प्रॉपरली तरीके से काम किसने शुरू करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम है जोना खां और इसको उपाधि मिली उलूग खां की। उलूग खां का मतलब है विशव का खान। इसको उलूग खां की उपाधि कैसे मिली है? ये गयासुद्दीन तुगलक एक बार जोना खां को दक्षिण अभियान के लिए भेजता है। वारंगल में विद्रोह छिड़ जाता है, उसको दबाने के लिए अपने बेटे जोना खां को भेजता है और जोना खां इस विद्रोह को नियंत्रण करके जब वापिस आता है ना, तो गयासुद्दीन तुगलक खुश होकर इसको उलूग खां की उपाधि देता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का समकालीन था हजरत निजामुद्दीन। हजरत निजामुद्दीन कौन है? ये अमीर खुसरो का गुरु है ये। ठीक है, और अमीर खुसरो कौन है? भारत का तोता हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। हजरत निजामुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक से नफरत करता था और गयासुद्दीन तुगलक हजरत निजामुद्दीन से नफरत करता था। क्यों करता था ये? खिलजी वंश में जब गयासुद्दीन तुगलक बैठा था ना, तो उस समय हजरत निजामुद्दीन खिलजियों से 5 लाख टके उधार लेता है और वापिस नहीं देता ये। खिलजियों के पास तुगलक वंश आ जाता है और जब गयासुद्दीन तुगलक इससे 5 लाख टके वापिस मांगता है ना हजरत निजामुद्दीन से, तो ये मना कर देता है। बहस हो जाती है दोनों के बीच में। इसलिए हजरत निजामुद्दीन से गयासुद्दीन तुगलक नफरत करता था और ये हजरत निजामुद्दीन इससे नफरत करता था। एक बार गयासुद्दीन तुगलक 1325 में बंगाल का बोकारो खां का विद्रोह नियंत्रण करने के लिए जाता है। जब चला जाता है ना ये, तो पीछे से हजरत निजामुद्दीन क्या कहता है? अब ये लौट के नहीं आएगा गयासुद्दीन तुगलक, अब इसकी हत्या हो जाएगी, वहीं पे मार दिया जाएगा ये। तो मैं 5 लाख सिक्के ये जनता में बांट रहा हूँ। और जनता इसको पसंद करती थी, जनता का चहीता था ये। और ये जनता को कहता है अपना अगला सुल्तान अभी चुन लो, चाहे वो नहीं आएगा वापिस। और जनता को कह के ये इसके बेटे जोना खां को गद्दी पर बैठवा देता है। और जब ये बात इसको पता चलती है ना गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल के अंदर, तो गयासुद्दीन तुगलक कहता है जब मैं दिल्ली वापस जाऊं तो इससे कह देना दिल्ली छोड़ के चला जाएगा ये, अन्यथा आते ही इसको मार दूंगा मैं। फिर हजरत निजामुद्दीन कहता है अनुज दिल्ली दूरो अस्त, अभी तो दिल्ली दूर है। और जब गयासुद्दीन तुगलक आता है ना दिल्ली में जीत के, बंगाल के विद्रोह को खत्म करके, तो तुगलकाबाद में आके इसके लिए लकड़ी का महल बना दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है उसी महल के अंदर दब के गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई थी। ठीक है, इसकी भविष्यवाणी यहाँ पे ये सच होती है। इसके बाद इसका बेटा आता है गयासुद्दीन तुगलक का जोना खां। जोना खां का अन्य नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर 1351 तक इसको इतिहास का सबसे पागल सुल्तान कहा एलिफेंशिंटो ने। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान भी था दिल्ली सल्तनत में, और इसीलिए इसकी बात जनता को समझ में नहीं आती थी और नई जनता की बात इसको समझ में आती थी, इसलिए इसको पागल सुल्तान कहा गया है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसको कई भाषाओं का ज्ञान था। रीजनिंग, हिस्ट्री, मैथ, एस्ट्रोलॉजर और अरबिक भाषा का इसको बढ़िया से ज्ञान था। 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता इसी के दरबार में आया था। मोरक्को यात्री कहाँ से आया था? अफ्रीका से आया था। कब आया था? 1333 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पेपर में देखने को मिलता है। जैसे ही आया इसको गाजी की उपाधि दे दी गई, गाजी नियुक्त कर दिया गया इसको। गाजी किसे कहते हैं? जो दिल्ली सल्तनत में धार्मिक न्याय करता था उसको गाजी कहा जाता था। ठीक है, जैसे मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी, गाजी का था ना वो भी। इब्न बतूता की एक किताब होती है रिहला नाम से। रिहला में 3 बात कही गई है कि उस समय दिल्ली शहर विश्व का सबसे समृद्ध शहर था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपुताना को छोड़ के पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था। और अफ्रीका और भारत के बीच में व्यापार की बातें बताई गई हैं इस किताब के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे ही गया ये मोहम्मद बिन तुगलक आता है, सती प्रथा को बंद करने का पहला प्रयास यही करता है। और पूर्ण तरीके से सती प्रथा को बंद कौन करता है, ये आप कमेंट करके बता दियो। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 बंधु दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना करते हैं। जैसे उत्तर भारत में मुगल वंश चलता है ना, वैसे दक्षिण भारत में इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये विजयनगर। इसको अलग से पढ़ेंगे बढ़िया से, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे ज्यादा विद्रोह होते हैं इसी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दक्षिण में 27 विद्रोह और उत्तर में 7 विद्रोह, टोटल 34 विद्रोह होते हैं। इन विद्रोह को दबाने के लिए ये 5 आविष्कार करता है।
उस समय जब ये उत्तर में बैठा होता था ना तो दक्षिण में भी विद्रोह हो जाते थे, और दक्षिण में बैठा होता तो उत्तर में विद्रोह हो जाते थे। इन विद्रोह को दबाने के लिए ये राजधानी को दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र में स्थापित करता है, दक्षिण में चला जाता है, दक्षिण में विद्रोह को कंट्रोल करता है। इतने में उत्तर में विद्रोह छिड़ जाते हैं। पहले दिल्ली से जब राजधानी को देवगिरी में लेके गया था, काफी लोगों की डेथ हो गई थी गर्मी से, और फिर वापस लेके आया, फिर डेथ होगी। इसका पहला अभियान असफल हो जाता है ये। इसी तरह इसके 5 के 5 अभियान विफल हुए थे, इसीलिए इसको इतिहास का सबसे पागल सुल्तान कहा गया है। दूसरा आविष्कार इसका विफल हुआ खुरासान अभियान का। जब अपने सारे के सारे सिपाहियों को ये बोलता है कि खुरासान अभियान में चलेंगे और वहां पे जाके वहां पे शासन करेंगे, वहां से सारी चीजें लूट के लेके आएंगे, लेकिन सैनिक मना कर देते हैं, कहते हैं हम तो थके हुए हैं, अब नहीं जाएंगे कहीं पे भी। तो इसके पास उस समय पे सबसे बड़ी सेना थी, 3,70,000 की सेना। अपने सारे के सारे सैनिकों को ये 1 साल का एडवांस वेतन दे देता है। और जब ये खुरासान में जाता है तो देखता है यहाँ पे तो विद्रोह चल रहा था ना, वो नियंत्रण में हो गया, फिर वापिस आना पड़ता है इसको, और इसका भारी नुकसान होता है। इस वजह से सैनिकों को जो पैसे दिए उनका नुकसान होता है, एक जो वहां पे गया था उस चीज का नुकसान होता है। इस नुकसान से भरपाई करने के लिए ये क्या करता है, दोआब क्षेत्र का टैक्स डबल कर देता है। दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं, जैसे एक नदी है, एक नदी के आसपास के क्षेत्र को सिंचाई क्षेत्र बोला जाता है, बढ़िया सी सिंचाई होगी, यहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र है ये। जब दो नदियों के बीच का क्षेत्र देखा जाता है ना तो उसको दोआब कहा जाता है, जियोग्राफिकल वर्ड है ये। जो दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है। ये सोचता है दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है ना, जहां जहां पे वहां पे टैक्स डबल कर दूंगा मैं, वहां से पैसे की भरपाई हो जाएगी। लेकिन उस साल वर्षा ही नहीं होती, वर्षा नहीं होती तो नदियों में पानी नहीं आता, और पानी नहीं आता तो इसका ये अभियान भी असफल हो जाता है, किसानों से टैक्स ले ही नहीं पाता ये। और फिर चौथा अभियान चलाता है ये, इस सारे से नुकसान की भरपाई करने के लिए जित्तल के सिक्के चलाता है। जित्तल एक तरह के चमड़े के सिक्के चलवा देता है ये, चांदी के सिक्के बंद करवा देता है। लेकिन जनता इसकी बात को समझ ही नहीं पाती क्या कहना चाहता है। और फिर क्या करती है जनता, घर में भी जित्तल के सिक्के बनाने लग जाती है, और घर में ही बना के ना अपने काम करने लग जाते हैं वो। और फिर ये अभियान भी इसका विफल हो जाता है। और 5वां अभियान ये क्या करता है, कराची के ऊपर लेके जाता है सैनिकों को, वहां पे अटैक करवा के फिर बोलता है अब चीन में चलेंगे। और जैसे ही चीन की तरफ बढ़ते हैं ना इसके सैनिक, वहीं पे ठंड के कारण मृत्यु हो जाती है उन सारे के सारे सैनिकों की। इसलिए बोलते हैं इसके 5 के 5 आविष्कार विफल हो गए थे, जिसके कारण इसको इतिहास का सबसे पागल सुल्तान कहा जाता है। 1351 में सिंध में थट्टा नामक स्थान पे इसकी मृत्यु हो जाती है, और अगला उत्तराधिकारी बनता है इसका भाई फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है इसका भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को इतिहास का दूसरा सबसे कट्टर सुल्तान बोला गया है। और फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिरोज शाह तुगलक को, 1351 से लेकर 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक को अच्छा सुल्तान माना जाता है राजनीतिक तौर पर, लेकिन धार्मिक तौर पर औरंगजेब का भी बाप माना जाता है, क्योंकि इसने आते ही हिंदू धर्म को नष्ट करवाने का पूरा काम किया था और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। इसने हिंदू धर्म को नष्ट करवाया और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया। जजिया कर पहले 3-4 लोगों के ऊपर नहीं लगता था, ब्राह्मणों पर, विकलांगों पर और विधवाओं पर, बट इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला इतिहास का पहला शासक तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने समय में 6 शहर बसाता है। इसारे फिरोजा का मतलब है जीत का शहर। 1351 में बसाता है इस शहर को, ये हरियाणा का शहर है ये। इसके बाद फतेहाबाद, जब ये जीत हासिल करके आ रहा होता है ना, तो फतेहाबाद नाम की जगह के ऊपर इसके बेटे का जन्म होता है फतेह खान का। इसके फतेह खान के नाम के ऊपर ये फतेहाबाद बसाता है 1354 के अंदर। फिर फिरोजपुर पंजाब का, और फिरोज शाह कोटला दिल्ली का। इसके बाद बसाता है ये फिरोजाबाद यूपी का। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, बैंगल्स बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए, कांच की चूड़ियां और लाख की चूड़ियां। लास्ट में बताता है जौनपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश का। जौनपुर भारत में मुस्लिम शिक्षा के लिए फेमस है, इसलिए इसको सिराज ऑफ ईरान कहा जाता है, क्योंकि वेस्टर्न साइड में ईरान में पूरे विश्व की सबसे अच्छी मुस्लिम शिक्षा दी जाती है। तो इसको सिराज ऑफ भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारत की सबसे अच्छी मुस्लिम शिक्षा दी जाती है, ठीक है, इसलिए इसको सिराज ऑफ भारत कहते हैं। इसके बाद देखते हैं सिरसा में क्या करवाया। अति नहर बनवाता है और 1200 फलों के बाग लगवाता है, और जितने भी गयासुद्दीन तुगलक ने गुलाम बना के रखे थे उन सारे गुलामों को ये मुक्त कर देता है। इसने उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ के मंदिर को नष्ट करवाया। जितने भी हिंदू मंदिर थे ना मोस्टली ने सभी तोड़वा दिए थे। आते ही ये शासक यही काम करते थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम। इसने ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के अंदर है जो,
कांगड़ा मंदिर को लूट की और संस्कृत के सबसे पुराणों को नष्ट करने का कार्य किया इसने। ठीक है, इसकी एक बुक है फुरात ए फिरोज शाह, इसके अंदर बताया गया है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया था जिसका नाम था दार उल शिफा, और इसने सैनिकों के लिए पदों को अनुवांशित कर दिया। अनुवांशित का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सैनिक फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा वही सैनिक बनते रहेंगे। ठीक है, इसने रासगिन सिक्का चलवाया। रासगिन सिक्का मतलब एक सिक्का चलवाया जो 6 चांदी के सिक्कों के बराबर था और 6 जित्तल के सिक्कों के बराबर था। ठीक है, जित्तल के सिक्के बंद करवा के फिर से चांदी के सिक्के चलवा दिए। इसकी मृत्यु हो जाती 1388 ईस्वी के अंदर, और 1388 से 1394 में 3 अयोग्य शासक आते हैं जो काम के नहीं है, और 1394 से 1414 तक नसीरुद्दीन मोहम्मद आता है, ये भी काम का नहीं है इतना। इसके बाद देखते हैं 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है भारत के ऊपर। तैमूर लंग, तैमूर को लंगड़ा क्यों कहते थे, क्योंकि एक पैर से लंगड़ा था ये, इसलिए तैमूर लंग नाम पड़ गया था इसका। तुर्किस्तान के समरकंद में एक तैमूर शासन करता था, वो तैमूर भारत में अटैक करने के लिए आया तो उसको तैमूर लंग कहा जाता है। एशिया में सबसे 2 ही खतरनाक शासक हैं, तैमूर और चंगेज खान। जब तैमूर लंग भारत में आक्रमण करने के लिए आया ना, तो इसका नसीरुद्दीन मोहम्मद का मंत्री होता है खरीज खान। खरीज खान तैमूर लंग के साथ मिल जाता है और भारत पे अटैक करवा देता है। ये तुर्किस्तान में जगह है एक समरकंद, समरकंद में तैमूर नाम का शासक शासन करता था, और तैमूर जब भारत में आया तो उसको तैमूर लंग कहा गया क्योंकि लंगड़ा था वो पैर से। एशिया में सबसे 2 ही खतरनाक शासक हैं, तैमूर और चंगेज खान। तैमूर और चंगेज खान का वंशज होता है बाबर, इसलिए बाबर को भारत में खतरनाक बताया गया है। तैमूर का बेटा होता है शाहरुख। तो तैमूर जब अटैक करके चला जाता है ना भारत के ऊपर से, शाहरुख को छोड़ जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद शाहरुख भी भारत को छोड़ के चला जाता है अफगान में वापिस, और खरीज खान को छोड़ के जाता है भारत में। अब खरीज खान नया वंश बसाएगा, सिया वंश या सैयद वंश, 1414 से लेकर 1451 तक, जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम। इसी के साथ ही तुगलक वंश यहीं पे खत्म होता है भाई। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सैयद वंश और लोधी वंश को एक ही वीडियो में। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री की सीरीज आगे जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट छोड़ दिए आप कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। इस वीडियो में आपको एनर्जी कम दिखाई दी होगी क्योंकि तबीयत खराब चल रही 2-3 दिन से। नेक्स्ट वीडियो बढ़िया तरीके से लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।